वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। योजना विश्लेषण के फरवरी माह के अंक में हम भारत में ऊर्जा क्षेत्र पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से चूँकि योजना के कई सारे आर्टिकल होते हैं तो उसको हम पार्ट वाइज करके देखते हैं। तो उस पार्ट 3 में हम 2 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है स्मार्ट सिटीज़ मिशन, जो सरकार की पहल थी 2015 में शुरू की गई थी, और शहरी विकास। इन दोनों में ऊर्जा दक्षता का महत्व। इस लेख में जिसने भी लिखा है ये बताया है कि कैसे भारत में शहरीकरण बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, और जैसे जैसे देश विकसित होता है ये एक परंपरा होती है, और अर्बनाइजेशन बढ़ने के साथ साथ ऊर्जा की खपत बढ़ती है, और ऊर्जा की खपत जो बढ़ रही है वो हमारे लिए पर्यावरण के लिए चुनौती भी उत्पन्न करती है, क्योंकि वो ज़्यादातर हम अपनी ऊर्जा का उत्पादन लगभग 80% हम ऊर्जा का उत्पादन जीवाश्म ईंधनों से करते हैं। तो उसको लेकर कैसे ऊर्जा में दक्षता करना है, नवीकरण ऊर्जा पे तो काम करना ही करना है, ऊर्जा दक्षता को कैसे बेहतर करना है, उसमें स्मार्ट सिटी मिशन का पहल कैसे कर रही है और क्या किया जाना चाहिए, इसको हम समझेंगे। एक इसमें लेख है जो ऊर्जा से नहीं है, लेकिन ये ओवरऑल इकोनॉमी योजना में कभी कभी कोई स्पेशल इश्यूज भी उसके अलग भी रहता है। तो जैसे ये प्रगति एक प्रोएक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करके जो है एक पोर्टल है या एक पहल है जो है प्रधानमंत्री द्वारा 2015 में शुरू किया गया था, कि जो विभिन्न सारी जो प्रोजेक्ट है उसको कैसे गति दी जा सके, उसको कैसे तेज़ी से किया जा सके। तो इसमें यह है कि बेहतर समय पर उसका क्रियान्वयन किया जा सके और सक्रिय रूप से उसको बढ़ाया जा सके। इसकी तारीफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक सैद मैनेजमेंट स्कूल है उसके द्वारा भी तारीफ की गई है। तो उसके बारे में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं स्मार्ट सिटी मिशन और शहरी विकास में ऊर्जा दक्षता की भूमिका। इस लेख में हम भारत में शहरी विकास में ऊर्जा क्षेत्र में चुनौतियां क्यों उत्पन्न हो गई है। एक तो जैसे शहरी क्षेत्र बढ़ रहा है तो वो भारत के ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 60 से 70% तक जो है योगदान शहरों से ऊर्जा का आता है। जाहिर सी बात है आएगा ही, लेकिन समस्या ये है कि एक समस्या तो ये है कि इनकी आपूर्ति करो, दूसरी समस्या ये है कि ये जो आपूर्ति है वो तो ठीक है, लेकिन जो आपूर्ति के लिए हमारा अभी माध्यम है, जिस तरीके से उस ऊर्जा की आपूर्ति की जा रही है, वो लगभग 80% जो है हम किस पे हैं, जीवाश्म ईंधनों पर। और जीवाश्म ईंधन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे जो जलवायु लक्ष्य है उसको गड़बड़ा देता है। तो ऐसे में हमारा ध्यान यह होना चाहिए कि शहरों के विकास में और स्मार्ट सिटीज़ बनाना है, उसमें हमें ऊर्जा दक्षता महत्वपूर्ण होता है। तो उसमें जो स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत जो ऊर्जा दक्षता के लिए 4 पहल है कि ऐसी ऊर्जा दक्ष इमारतें हो, ऊर्जा दक्ष पेयजल व्यवस्था हो, ऊर्जा दक्ष जो है परिवहन व्यवस्था हो, और ऊर्जा दक्ष कचरा जो है उपचार व्यवस्था। ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे और क्या किया जाना चाहिए इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि शहरों का ऊर्जा दक्ष बनाने के लिए क्या विकास मार्ग है। ठीक है, चलिए देखते हैं भारत में शहरी विकास में ऊर्जा क्षेत्र से उत्पन्न चुनौतियां क्या है। देखिए, विश्व के कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 50 से 60% बड़े शहरों से होता है। वही भारत में भी तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है, और इसके कारण आज भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है ऊर्जा का उपभोक्ता हो गया है ना। सबसे ज्यादा चीन है, फिर अमेरिका, फिर भारत हो गया है। और कहीं ना कहीं ये समस्या इसलिए है क्योंकि हम अपनी ऊर्जा जितना हम चाहिए उसका 80% ऊर्जा का उत्पादन परंपरागत साधनों से करते हैं। किससे करते हैं, कोयला से करते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से करते हैं, और ये सब जीवाश्म ईंधन है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। देखिए, देश के कुल कार्बन उत्सर्जन का लगभग 70% जो है कोयले आधारित बिजली के उत्पादन से आता है, और कोयला को जीवाश्म ईंधनों के अन्य विकल्पों में भी सबसे जो है खराब विकल्प माना जाता है। कई सारे क्या लगभग यूरोपीय देशों ने तो कोयला को फेज आउट ही कर दिया है। ब्रिटेन में भी पिछले साल अंतिम कोयला पावर प्लांट भी बंद कर दिया गया था। और इसी तरह से ऐसे में ऊर्जा की आपूर्ति और खपत को अधिक दक्ष बनाकर कार्बन नियंत्रण करके इस समस्या का हम समाधान कर सकते हैं, क्योंकि शहरीकरण नहीं रोक सकते हैं, शहरीकरण तो होगा और होना भी चाहिए। ज़्यादातर जो है आर्थिक क्रियाएं जो है वो शहरों के आसपास इर्द गिर्द ही होती है। शहर बनेंगे तो वहाँ पे उनके लिए हमें सिविल अमेनिटीज़ चाहिए, और निश्चित रूप से उन सिविल अमेनिटीज़ जो होती हैं या जो नगर पालिका या नागरिक सेवाएं होती हैं वह एनर्जी को कंजम करेगी,
और किसी भी देश के विकास को अगर देखना हो तो ये भी देखना चाहिए होता है कि वो कितना एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है। ठीक है, मैं ये उदाहरण थोड़ा सा मैं अभी इससे अलग है लेकिन मैं बता देता हूँ। चीन इतना दावा कर रहा है कि हम बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, लेकिन जब उसके ऊर्जा के डिमांड को देखा जा रहा है तो वो घट रहा है। ऐसे में जो दुनिया के जो विशेषज्ञ हैं वो कहने लगे हैं कि चीन अब ग्रोथ जो दिखा रहा है वो गलत दिखा रहा है। पहले भी गलत दिखाता था लेकिन कम से कम ऊर्जा का डिमांड उसको फुलफिल करता था। अब जो है वो दिखा रहा है कि नहीं, अब उस तरह से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऊर्जा का डिमांड बढ़ेगा, लेकिन हमारे लिए चिंता का भी विषय लाएगा। तो हमें कोशिश क्या करना है, हमें जहाँ तक हो सके आपूर्ति को कम से कम या बेहतर बनाना है, और जो आपूर्ति हम कर रहे हैं उसको कम से कम करना, यानी कम से कम ऐसा नहीं कि बंद कर देना है। हमें ऐसे चीज़ें हैं जो ऊर्जा को दक्ष बनाए, दक्ष ऊर्जा प्रणालियाँ बनाए और ग्रीन ऊर्जा की तरफ हम चले। ठीक है, ऐसे में देश में त्वरित आर्थिक विकास और शहरीकरण बढ़ ही रहा है। 2030 तक बिजली की मांग बढ़कर दुगनी हो जाएगी। अभी जितनी हो रही है उससे ज़्यादा, अभी लगभग 500 गीगावाट, या आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा गर्मियां जब पिछले साल आई थी तो मैंने योजना नीति आयोग पे देखा था, लगभग 470 गीगावाट का जो है डिमांड था। ये दूना हो जाएगा 2030 तक, यानी अगले 6-7 सालों में ही ये दूना हो जाएगा। तो ऐसे में ये समस्या यानी और भी आएगी कि उसकी आपूर्ति को भी सुनिश्चित करना है और उसके उत्सर्जन को भी रोकना है। ऐसे में शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा की कुशल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अनेक नीतियों को बढ़ावा जो है भारत सरकार दे रही है, जिसमें जो अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदान और ऊर्जा दक्ष और जलवायु अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो उनका पूरा तरह से ध्यान केंद्रित है। और इसमें जो है हमारा जो स्मार्ट सिटीज मिशन है उसमें दक्षता में अहम भूमिका निभाती है। तो स्मार्ट सिटीज में जो दक्षता वाले पहलू है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, स्मार्ट सिटीज मिशन जो है, कुछ लोग जैसे सोचते हैं कि सरकार ने जब स्मार्ट सिटीज़ बनाई थी तो स्मार्ट सिटीज़ की परिभाषा एक्चुअल में क्या है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं। एक तरह से देखा जाए, ढूंढ के देख लेते हैं, बहुत उस तरह की नहीं। वो देखते हैं लगेगा कि वो गगनचुंबी इमारतें और ये शीशे वाली जो बिल्डिंग है वो स्मार्ट सिटी एक्चुअल में जो होती है कि वहाँ का जो आवास हो, वहाँ का जो पानी की व्यवस्था हो, परिवहन व्यवस्था हो, जो कचरा कूड़ा निपटान की व्यवस्था हो, ये सब ऐसी हो जो सस्टेनेबल हो और लोगों के लिए वो एक बेहतर शहर के रूप में विकसित हो सके। ठीक है, तो देखिए 2015 में शुरू किया गया था भारत के स्मार्ट सिटीज मिशन। इसका उद्देश्य था कि शहरों की प्रभावी वृद्धि के लिए बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी के बीच तालमेल कायम किया जाए। उद्देश्य में क्या था, किफायती आवास मिले, टिकाऊ विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, कचरा का बेहतर प्रबंध हो सके और पानी बिजली की भरोसेमंद व्यवस्था हो सके, जिससे शहरों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। लोग शहरों में जाते क्यों हैं? एक तो जाहिर सी बात है रोजगार और अवसर के लिए जाते हैं, लेकिन एक बेहतर जीवन स्तर के लिए भी जाते हैं, बेहतर सिविक्स जो है अम्यूनिटीज़ के लिए, या कह सकते हो कि अच्छे रोड और उसके लिए जाते हैं, बेहतर बिजली सप्लाई के लिए जाते हैं, बेहतर परिवहन व्यवस्था के लिए जाते हैं, बेहतर रिक्रिएशनल सर्विसेज के लिए जाते हैं, ऑफकोर्स रोजगार आदि के लिए तो जाते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। इस मिशन ने ऊर्जा कुशलता पर ध्यान बढ़ाया है ताकि संसाधनों का टिकाऊ या सस्टेनेबल उपयोग सुनिश्चित हो सके और ऊर्जा खपत तथा उत्सर्जन को कम रखा जा सके। इसको लेकर जो है इनका जो बल है, इकोसिस्टम जो है, इसमें क्या है कि इकोसिस्टम के अनुरूप हमें पहले अपनानी पड़ेगी, यानी जिस तरह का पर्यावरण है उसके साथ ही हमें अपनानी पड़ेगी। और ग्रीन बुनियादी सुविधाओं से शहरों में ऊर्जा के मांग को प्रबंधन करना रखा पड़ेगा। भारत में शहरीकरण को चुस्त और टिकाऊ बनाने के लिए 4 प्रमुख क्षेत्रों की व्यवस्था को ये चुस्त रखने पर काम करता है, जिसमें ऊर्जा दक्षता इमारतें, यानी जो कंस्ट्रक्शन है उस पर ध्यान देने की कि वो इमारतें जो बने वो एनर्जी इफिशियंट हों, यानी कि वो एनर्जी को बचाएं, जहां तक हो सके बचाएं। कैसे बचाएंगे? जब वो इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट के साथ वो तुल्य होगी, जिसे ग्रीन बिल्डिंग कहते हैं ना। ग्रीन बिल्डिंग तो यानी कि उसमें लाइट की, हवा की ऐसी व्यवस्था रहे कि ऊर्जा की कम से कम जरूरत हो, यानी जो जरूरत हो वो तो हो, लेकिन कम से कम जरूरत हो। हमें ऐसी बिल्डिंग्स या ऐसी इमारतें बनानी है। देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र जो है भारत की कुल ऊर्जा खपत का 1/3 से योगदान उपयोग करता है, यानी जो हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है इमारत, उसमें लगभग 1/3 जो है जो हम ऊर्जा खपत करते हैं उसका 1/3 कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है।
और आने वाले 20 सालों में हमें 40% नए, जितनी इमारतें हैं उसमें 40% और इमारतें हमें बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आबादी बढ़ेगी शहरों की, ऑफकोर्स है, और कई सारी चीज़ें पुरानी होंगी, उनको तोड़ के बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से 40% नई इमारतों को बनाना बाकी होगा। तो निश्चित रूप से सोच सकते हैं कि ऊर्जा की खपत और बढ़ेगी। इसलिए तो कहा जा रहा है कि अगले 6, 7, 8 साल में जो है ऊर्जा की खपत दूनी हो जाएगी। तो ये महानगरों और स्मार्ट सिटीज में आवासीय और वाणिज्यिक भवनों का जो है तेजी से विस्तार होगा, ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में पुरानी और नई इमारतों में ऊर्जा प्रबंधन आवश्यक है। साथ ही साथ अस्पतालों और बुनियादी सुविधाओं का निर्माण भी है, क्योंकि ये 14% ऊर्जा की खपत अस्पताल और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सुविधाएं होती है उसी में होती है। उसमें भी इफिशियंट टेक्नोलॉजी या दक्ष तकनीकों को साथ होना चाहिए। इमारतों की जो हीटिंग व्यवस्था है या वेंटिलेशन की है, एयर कंडीशनिंग है, लाइटिंग है, जल आपूर्ति है, कचरा प्रबंधन है, एयर फिल्ट्रेशन है, ये सब में दक्षता बढ़ाकर ऊर्जा खपत को घटाया जा सकता है। और ऐसे में नए और पुराने जो लोग हैं उन सबको दक्ष बनाना पड़ेगा और उनकी कार्य क्षमता को सख्त से जो है बढ़ाने की जो है जरूरत होगी। साथ ही साथ राष्ट्रीय जलवायु स्वास्थ्य कार्यक्रम एक कार्यक्रम है, इसके तहत अक्षय ऊर्जा स्रोतों की कुशल प्रणालियां स्थापित करना बहुत आवश्यक है। इसकी से संचालन लागत कम की जा सकती है और जलवायु के अनुरूप रिसाइलेंट या लचीलापन सुनिश्चित किया जा सकता है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत सभी स्मार्ट शहरों में लगभग 525 परियोजनाएं लगाई गई हैं, जिसमें मुख्य रूप से ऊर्जा और हरित इमारतों को ध्यान केंद्रित किया जा रहा है तथा ऊर्जा दक्षता सुधारने और अक्षय ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। सभी शहरों में ऐसे उपाय और पहलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो स्मार्ट सिटीज में चल रहा है, इसे अन्य शहरों में भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। क्या? जलवायु स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत अक्षय ऊर्जा स्रोत और कुशल प्रणालियां, जो है इफिशियंट प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, अब यह हुआ कि ऊर्जा दक्ष इमारतें हो गई। अब हमें क्या है? ऊर्जा दक्ष जल प्रबंधन। जो जल है उसको भी, जल आपूर्ति भी लोगों को हो, वो भी एनर्जी इफिशियंट हो। इसके लिए देखिए क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क या CSCAF 2.0 के तहत ऊर्जा दक्ष जल प्रदाय संकेतक लागू किए गए हैं, ताकि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जलापूर्ति की लागत घटाकर जल प्रणालियों को टिकाऊ और कुशल बनाया जा सके। इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? तो नियमित ऊर्जा ऑडिट किया जाए, सौर और जल संसाधनों का समन्वय किया जाए, हाइड्रोलिक मॉडलिंग और जल संरचनाओं का पुनरुद्धार किया जाए। हाइड्रोलिक मॉडल होता है कि आप फिजिक्स के नियमों के इस्तेमाल करके भी इसका काम कर सकते हैं। जैसे एक यूरोप की एक बिल्डिंग, एक शहर की संरचना के बारे में देखा गया था कि वहाँ पे पानी जो है, जो पॉन्ड है, मतलब जो डैम है, वो नीचे था और शहर ऊपर था। फिर भी वहाँ पे बिना किसी पावर के पानी की सप्लाई की जाती थी। तो वो फिजिक्स के नियम को लगाया गया था, पानी को बड़ी तेज़ी से रोटेट किया जाता था और वो फिर नीचे जाता था, साथ में हवा भी जाता था, जिसके कारण वो फिर पतली पाइपों में वो प्रेशर लेके पूरा सप्लाई हो जाता था। तो इस तरह के, ये नहीं कह रहे हैं कि वही तरह के, इसी तरह के कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक हाइड्रोलिक मॉडल अपनाया जाए, जल संरचनाओं का पुनरुद्धार किया जाए ताकि ये सारी चीज़ें की जा सके। रियल टाइम मॉनिटरिंग हो, NRW में कमी हेतु मॉनिटरिंग प्रणाली हो, पानी का दबाव नियंत्रण किया जाए, अपव्यय रोकने के लिए निगरानी की जाए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग तकनीकों से जल ऊर्जा गठबंधन को मजबूत करना शामिल है, ताकि पानी और बिजली दोनों को अपव्यय रोका जा सके। क्योंकि भारत के पास इतनी आबादी है ना कि पानी भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। बाकी ऊर्जा तो है ही है, पानी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अब इमारत हो गई, ऊर्जा दक्ष जल प्रबंधन हो गया। अब ऊर्जा दक्ष कचरा प्रबंधन, क्योंकि कचरा का भी प्रबंधन एक महत्वपूर्ण चीज है। जितना ज्यादा लोग नहीं कचरा का प्रबंधन करेंगे तो फिर वो समस्या जो है उत्पन्न हो जाएगी। तो देखिए, एक प्रभावी कचरा ऊर्जा दक्षता पर निर्भर जो है करता है कि कचरा इकट्ठा करने, उसे छांटने और उसका निपटान करने में होने वाली ऊर्जा की भारी खपत को कम किया जाए। ठीक है, और इसके लिए अगर 2050 तक बढ़ते शहरी कचरे का प्रभावी और ऊर्जा कुशल समाधान निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, GPS, RFID और डेटा प्रबंधन से कचरा संग्रहण तेज और कुशल हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रासायनिक विश्लेषण से पायरोलिसिस प्रक्रिया में सुधार करके कचरा के निपटान को बेहतर बनाया जा सकता है। मशीनी जैविक उपचार और अपशिष्ट आधारित ईंधन प्रणालियाँ सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करेगी।
सैनिटरी और बायो जो है रिएक्टर, लैंडफिल्स और सौर समन्वय में लागत घटेगी, और निर्माण कचरे का पुनर्चक्रण और मॉड्यूलर डिजाइन से भी ऊर्जा में बचत होगी, यानी कि उस कचरे को जो फेंका जाना, जैसे पुनर्चक्रण यानी उसका ही इस्तेमाल अगर शहर में कर लिया जाए तो उसको कचरे को पहले ले जाते हो, फेंकते हो, वो करते हो, वो सारी चीज़ें बचेगी। तो इन सारे पहलों के जरिए जो है ऊर्जा दक्ष कचरा प्रबंधन किया जा सकता है। तो इमारत हो गई, जल आपूर्ति ऊर्जा दक्ष हो गई, कचरा प्रबंधन ऊर्जा दक्ष हो गया। अब क्या बचा? परिवहन। परिवहन को भी ऊर्जा दक्ष बनाने का महत्वपूर्ण जो है, तो ऊर्जा दक्ष परिवहन इसका चौथा जो है आधार स्तंभ है स्मार्ट सिटीज को लेके। देखिए, स्मार्ट सिटीज भी और सभी शहरों के लिए, ये स्मार्ट सिटीज के लिए तो ये है ही है, यहाँ पे हम सिर्फ शहरों को लेकर कह रहे हैं और पहलू को हम छोड़ दे रहे हैं, जो यहाँ पे शहरों का है उसमें है। तो ये स्मार्ट सिटीज के तहत जो चौथा ऊर्जा दक्ष परिवहन व्यवस्था। देखिए, परिवहन उद्योग जो है ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, जिसमें 18% ऊर्जा खपत और 14% कार्बन उत्सर्जन होता है। तो ऐसे में क्या उपाय किया जा सके जिससे स्मार्ट, टिकाऊ और परिवहन को स्मार्ट, टिकाऊ और ऊर्जा कुशल बनाया जाए? तो देखिए, सौर ऊर्जा आधारित बुनियादी ढांचे और नवीकरण परिवहन इकोसिस्टम का विकास किया जा सकता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी और एआई से सार्वजनिक परिवहन में सुधार और चार्जिंग व्यवस्था को सशक्त बनाया जा सकता है। गैर मोटर चालित उपकरणों और ऊर्जा दक्षता उपायों का भी विस्तार किया जा सकता है। ड्रोन, राइड शेयरिंग, लचीली यातायात प्रणालियां, सार्वजनिक डिलीवरी वाहनों को भी अपनाकर ऊर्जा खपत को कम किया जा सकता है। तो ये कुछ स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत कुछ सुझाव बताए गए हैं जो अपनाया जाता है। शहरों को ऊर्जा दक्ष बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है? तो देखिए, शहरों में उत्सर्जन की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से भारत में लगातार ऊर्जा की मांग के प्रबंधन, नवीकरण ऊर्जा क्षमता के विस्तार और ऊर्जा दक्षता को अधिकतम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके लिए एक पहल और भी हो सकती है, क्योंकि एक अप्रोच ये भी होता है ना कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का दिमाग लगे उतना बेहतर होता है। ठीक है, क्योंकि कही गई बात है कि कोई एक आदमी 100 आदमी से ज़्यादा अच्छा नहीं सोच सकता है। हाँ, उसको समस्या समन्वय करने में समस्या आती है, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको विशेषज्ञता मिले, जितने से ज़्यादा लोग उनमें सलाह दे, वो बेहतर होता है। इसलिए नीति और प्रशासन के लिए ज्ञान का सह उत्पादन, जो नॉलेज बने या जो नीतियाँ बने, वो मिलजुल कर बने। और ऐसा नहीं है कि सभी लोग मिलजुल कर, मतलब उसमें टेक्निकल पहलू भी हो। तो इसके लिए शहरों में, स्मार्ट शहरों में जो थिंक टैंक है या शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान हैं, एनजीओज हैं, रेगुलेटरी और विधायी निकाय हैं, जन सुविधा प्रदाता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और शहरी आयोजन और विकास संगठन जैसे प्रमुख हितधारक हैं, ये सब आपस में मिलजुल कर ऊर्जा दक्षता के लिए निरंतर विकसित होने वाली ज्ञान प्रणाली तैयार करें और ऐसी व्यवस्था अपनाएं जिसमें इस तरह के निरंतर ज्ञान प्रणाली द्वारा उत्पन्न नीति बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके। ठीक है, ऊर्जा दक्षता के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकी को भी अपनाना है। देखिए, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के समर्थन से ऊर्जा दक्ष और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के व्यापक उन्नयन और विस्तार से प्रौद्योगिकी उन्नति के लिए आवश्यक अनुसंधान इकोसिस्टम को मजबूत किया जा सकता है। इससे आयात और पूंजीगत लागत कम करने, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण, ब्लॉकचेन एनर्जी ट्रेडिंग, एआई, जीआईएस और जीपीएस जैसी उच्च तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया जा सकेगा। कचरे से बिजली उत्पादन, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट लाइटिंग, जल उपचार और उन्नत मीटरिंग जैसी ऊर्जा दक्ष प्रणालियों को लागू करने में ये मदद कर सकती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं और है कि उच्च ऊर्जा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है वित्त व्यवस्था। पैसे की भी जरूरत होती है, तो उसके लिए शहरी विकास में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए वित्तीय साधनों में नवाचार और मिश्रित वित्तीय तंत्र की जरूरत होती है, ताकि फंडिंग की चुनौतियों से निपटा जा सके और स्मार्ट एनर्जी पहलों को बढ़ावा जा सके। इसके लिए टिकाऊ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए वित्तीय साधनों जैसे हरित बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड जो होते हैं, ग्रीन सॉवरेन बॉन्ड होते हैं, जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए चलाए जाते हैं सरकार द्वारा, और सिटीज़ अगर मतलब शहरों के जो स्थानीय शासन द्वारा भी होगा तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड होगा। और ये नॉर्मल बॉन्ड की अपेक्षा कुछ कम दर पे होते हैं, लंबे समय के लिए होते हैं, तो इसको थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा होता है, जिसे ग्रीनियम कहा जाता है। साथ ही साथ एक निष्पादन, उत्पादक और व्यापार पैट योजना है। ये सब जो है बाजार आधारित तंत्र है। फिर से इस पर ध्यान दिया जा सकता है ताकि ऊर्जा की उच्च खपत वाले क्षेत्रों को सशक्त जो है बनाया जा सके। तो पैट योजना आदि जो है, जो नेक्स्ट पार्ट है हम योजना का, उसमें हम डिटेल में बता देंगे, तो फिर वो समझ जाइएगा। बाकी ग्रीन बॉन्ड क्या होता है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में सारा प्रहार किया
किया जा सकता है। अगला जो हमारा आर्टिकल है योजना का, ये भारत में ऊर्जा वाले पहलू से नहीं है, लेकिन देखा जाए तो ये ओवरऑल जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो पॉलिसी होती है उसमें एक कहते हैं ना अप्रोच का चेंज करना होता है। पहले अगर आप थोड़ा सा सोचिए, एक दिमाग में अपने रखिए, हालांकि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोग हैं, फिर भी जैसे अगर आप देखिए किसी सरकारी संस्था के बारे में, उनके बारे में हमारा अप्रोच ये आता है कि वो काम को रोकेंगे, काम को बाधक करेंगे, और आप बहुत प्रेशर करेंगे तो बिना अनमने से वो काम कर देंगे। लेकिन अगर हो ये कि वो प्रशासनिक व्यवस्था प्रोएक्टिव होकर जो है किसी काम को, आप किसी अपने काम को ले गए हैं और वो आपके हितों के बारे में प्रोएक्टिव होकर वो काम करने लगे और बेहतर रूप से प्रबंधन करने लगे, तो वो आप देख सकते हैं कि एक तरह से वो अप्रोच ही पूरी तरह से बदलने की बात होती है। और इसी तरह की पहल या प्लेटफॉर्म जो है 2015 में प्रगति के नाम से जो है प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया था। और इसकी तारीफ तो वैसे चलो अभी देखेंगे ही, लेकिन इसकी तारीफ ये अभी हाल फिलहाल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का शायद बिजनेस इंटरनेशनल स्कूल है और गेट्स फाउंडेशन भी उसके साथ मिलकर एक अध्ययन किया गया, उसमें भी बताया गया है कि ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है इंफ्रास्ट्रक्चर और उसको लेकर। और भारत सहित दुनिया के और भी विकासशील देश जो भारत जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, उससे ये सीख ले सकते हैं। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं प्रगति योजना या प्रगति पहल के बारे में। तो देखिए, ऑक्सफोर्ड बिजनेस के शायद बिजनेस स्कूल, इसमें जो है बिल गेट्स फाउंडेशन भी जुड़ा है, कि एक प्रकाशित स्टडी है, केस स्टडी है, फ्रॉम ग्रिड लॉक टू ग्रोथ, कैसे रुका हुआ से कैसे विकास की तरफ जाते हैं, हाउ लीडरशिप ड्राइव्स इंडियाज प्रगति इकोसिस्टम। इस पूरा नाम है फ्रॉम ग्रिड लॉक टू ग्रोथ, हाउ लीडरशिप ड्राइव्स इंडियाज प्रगति इकोसिस्टम, कि लीडरशिप ने कैसे इंडियाज के प्रगति सिस्टम को आगे बढ़ाया। इसमें भारत की प्रगति का नाम है सक्रिय गवर्नेंस और समयबद्ध कार्यान्वयन, यानी कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइम बाउंड इंप्लीमेंटेशन, उसका पूरा नाम है PRAGATI प्रगति। इस पहल की जो है उल्लेखनीय सफलता पर यह बात कह रहा है ये रिपोर्ट। इसमें कहा गया है कि निर्णायक नेतृत्व और इनोवेटिव गवर्नेंस ने भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी में क्रांति लाई है। इसने भारत जैसी चुनौतियों से निपट रहे अन्य विकासशील देशों के लिए एक वैश्विक मानक स्थापित किया है। तो ऐसे में अब हम आइए जरा सा अपने प्रगति पोर्टल के बारे में देखते हैं। तो देखिए, प्रगति पोर्टल 25 मार्च 2015 को लॉन्च किया गया था। नाम था प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड समयबद्ध कार्यान्वयन, यानी टाइम जो है बाउंड जो है इम्प्लीमेंटेशन। यह पहल जो है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, जो प्रधानमंत्री मोदी का एक ब्रह्म वाक्य वो कहते हैं, आज से नहीं है, उनके बारे में पुराने वीडियोस भी देखिएगा, तब भी वो मैक्सिमम गवर्नमेंट के जगह मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस पे वो बल देते हैं। तो उस अप्रोच के साथ होना चाहिए कि सरकार कम हो लेकिन शासन ज़्यादा होना चाहिए। और इस कार्यक्रम में भारत की विकास यात्रा को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सहयोग होता है, पारदर्शिता होती है और प्रौद्योगिकी, इन सब को बढ़ावा देते हैं। साथ ही प्रोजेक्ट प्रबंधन में उत्कृष्टता भी सुनिश्चित किया जाता है। अगर हम देखें, प्रगति के जरिए जो दक्षता बढ़ी है वह RBI और बहुत सारे संस्थाओं ने यह कहा है कि अगर बुनियादी ढांचे पर कोई 1 रुपया खर्च करता है तो 2.5 से 3.5 रुपए का लाभ देता है। तो सही माने में बुनियादी ढांचे पे जो खर्च हो रहा है वास्तव में उसका लाभ मिलने लगा है। और भारत की प्रगति पहल डिजिटल फर्स्ट लीडरशिप का उदाहरण है। इसमें परिवेश, PM गति शक्ति, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप जैसी कई मंचों को एकीकृत करके गवर्नेंस की आकांक्षाओं को ठोस परिणामों में इसमें बदला जाता है। इसकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां देखा जाए तो इसने क्या किया कि परियोजनाओं में अवरोधों को समाप्त करने का काम किया। अगर देखा जाए तो 2015 से शुरू हुआ था, मार्च 2015 से, लेकिन 9-10 साल हुए हैं। इसमें जून 2023 तक इसने 17,05,000 करोड़ रुपए के 340 रुकी हुई परियोजनाओं की समीक्षा की और उसको आगे बढ़ा दिया। यानी इतना बड़ा जो है। अब सोचिए, अभी RBI क्या कह रहा है कि अगर बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर में आप 1 रुपए खर्च करते हो तो 2.5 से 3.5 रुपए का लाभ होता है। चलो मोटा मोटी 3 रुपए मान लो।
17 लाख करोड़ का अगर प्रोजेक्ट है और ये रुका है तो कोई फायदा नहीं। अगर ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है तो कम से कम देखा जाए तो 50 लाख करोड़ रुपए जो है देश को लाभ हो सकता है इस 17 लाख करोड़ के निवेश से। अभी समझाएंगे कैसे क्या है। काम में होने वाली देरी को इसने कम किया है। प्रगति के अंतर्गत मासिक समीक्षा और उन्नत डिजिटल उपकरणों ने परियोजना की समय सीमा को खासा कम कर दिया है। ये 3 से 20 साल तक की देरी से हो रहे काम कुछ महीनों में ही पूरे हो जा रहे हैं। भारत में तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो 20-20 साल से पुराने थे, उन प्रोजेक्टों को कुछ ही महीनों में पूरा कर लिया गया। उसमें प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल और सारा चीज है। कैसे किया गया? देखिए, जैसे भारत के जो विभागों के बारे में बताता हूँ, ठीक है। भारत में बहुत सारे विभाग हैं। पर्यावरण मंत्रालय है, रेल मंत्रालय है, सड़क मंत्रालय है, आप और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हों, शिपिंग मंत्रालय है, राज्य सरकारें हैं वो उनके अपने मंत्रालय, स्थानीय सरकारें हैं तो उनकी अपनी अपनी ज़रूरतें। ये सब अपने अपने को लाट साहब समझते हैं। लाट साहब मतलब है विदेश में हम ही सब कुछ है। जैसे अगर कोई सोचिए कोई रेलवे का होगा तो वो शिपिंग वाले को कुछ नहीं समझेगा, कोई आर्मी का होगा तो उसको और किसी से कोई मतलब नहीं है, उसको लगेगा कि हम ही हम हैं। पुलिस वाला होगा तो उसको लगेगा हम ही हम हैं। एजुकेशन वाला लगेगा तो हम ही हम हैं। परिवहन वाला लगेगा तो हम ही हम हैं। जबकि वो भूल जाते हैं कि वो हम हैं, हम मतलब आम लोग हैं जिनके सेवा के लिए वो हैं। तो ये अप्रोच कहीं गायब हो जाती है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो अपने महत्व को दिखाने के लिए फाइल का जो है इधर से उधर वाला जो बच्चों वाला खेल है वो शुरू करते हैं। ये वहाँ टरका देते हैं, ये वहाँ टरका देते हैं, ये वहाँ टरका देते हैं। और चलो केंद्र राज्य तो छोड़ो, अपने अपने जो है जो केंद्र के स्तर पे या राज्य स्तर पे जो अपने अपने विभाग हैं वो भी एक दूसरे को एक तरह से जैसे देखते हैं जैसे दूसरे की टेरिटरी हो, दुश्मन के रूप से। पर्यावरण मंत्रालय रोड जाएगा, हमारे महत्व को कैसे हम नहीं जाने देंगे। वो ये नहीं सोच रहा है कि तुम जिस काम के लिए बने हो वो भी उसी काम के लिए बना है, दोनों किसी काम के लिए बने हैं, लोगों के भले के लिए बने हैं। तो ये अप्रोच नहीं थी। अब वो धीरे धीरे होने से जो है ये अवरोध समाप्त होने लगे हैं। काम के समय में देरी को इसने कम किया है। पर्यावरण संबंधी मंजूरी में तेजी आई है। जो पहले 600 दिन और एवरेज लगता था कि 600 दिन में मिलते थे, अब मात्र 70 से 75 दिन में जो है इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलने लगा है। वन संबंधी मंजूरी में देरी आई। जो पहले एवरेज 300 दिन लगता था, अब 20 से 29 दिन यानी 30 दिन के अंदर में मंजूरी मिलने लगी है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली है। इसके कारण जो है 32 दिन के अंदर लोगों के समाचार, जो पहले समाधान 2014 में लोगों को 32 दिन लगते थे समाधान के लिए, अब 20 दिन में हो रहा है। व्यवस्थागत सुधार हुआ है। पासपोर्ट जारी करने का औसत समय 2014 में जो 16 दिन था अब वो 7 दिन हो गया है, 9 दिन लोगों का बच रहा है। ठीक है, इसके नतीजे भी मिलने शुरू हुए हैं। देखिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर में बोगीबील पुल बहुत 2 दशकों से ज्यादा देरी के बाद 3 वर्षों में ये पूरा हुआ है। जम्मू श्रीनगर बारामूला रेल लिंक वर्षों से गतिरोध को देर करते हुए 2025 तक पूरा होने जा रहा, पूरा हो गया। अब तो ट्रेनें आदि पूरी दौड़ने लगी हैं। नवी मुंबई एयरपोर्ट भूमि अधिग्रहण की 15 से ज्यादा वर्षों की बाधाओं का समाधान कर दिया और लॉन्च हो गया है 2024 में। जल जीवन मिशन हर ग्रामीण परिवारों के लिए जल से नल की पहुंच 2019 में जहां 17% था अब वो 74% हो गई है और इसे 100% तक करने के लिए 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इसमें जो है एक जो अध्ययन बता रहे हैं वो खुद बता रहे हैं कि उसमें सक्रिय राष्ट्रीय नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका है कि प्रगति के बैठकों का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, जो एक प्रमुख सरकारी पहल के रूप में इसका महत्व दिखाता है। और उन्होंने त्वरित दिशा सुधार और प्रभावी गवर्नेंस सुनिश्चित किया। इससे दूरदर्शिता सुनिश्चित होती है, प्रगति की बुनियादी ढांचे के विकास में भी आगे आ जाता है, सामाजिक उत्थान और स्थायी इनोवेशन को भी बढ़ावा दे रही है, जिससे देश भर में सभी हितधारकों के लाभ मिल रहा है। और इसने भारत की नौकरशाही में क्रांति आई है, उसने पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने में मदद मिली है। साथ ही देरी और अक्षमता के सिस्टम को पारदर्शिता, रियल टाइम कम्युनिकेशन और तेज क्रियान्वयन वाले सिस्टम में बदल दिया है। जब ये बदलाव हुआ है तो निश्चित रूप से वो दिखाई भी दे रहा है अध्ययनों में। और ये अध्ययन हमारे यहाँ का नहीं है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अध्ययन करके केस स्टडी में करके इन चीज़ों को देखा है। और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए भी इसमें प्रेरणा मिली है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं। जल जीवन मिशन है, अभी जैसे दिखाया कि 17% जो पेयजल था 74% तक पेयजल लोगों को नल से मिल रहा है।
सौभाग्य योजना है, सभी घरों तक बिजली पहुंचाने की योजना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, पूर्वोत्तर यानी जो पूर्वोत्तर के गांव हैं, जो सीमावर्ती गांव हैं, उन्हें प्रथम विलेज के रूप में, पहले आखिरी गांव माना जाता था, अब प्रथम विलेज के रूप में मान के उनका विकास किया जा रहा है। स्वामित्व पहल है, जो ड्रोन तकनीक और जियो स्पाइटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए जो भूमि का सर्वेक्षण किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हो रही है और जिसका हमको लाभ भी दिखाई दे रहा है। तो अब ये गवर्नेंस के लिए एक वैश्विक मानक हो रहा है। ये रिपोर्ट खुद कह रही है कि ये जो चीज़ें हैं, इसे भारत जैसे विकासशील देश जो चुनौतियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए गवर्नेंस का एक वैश्विक मॉडल बन रहा है। देखिए, भारत ने गवर्नेंस के नए युग में प्रतीक के रूप में इस मंच ने सरकारी जवाबदेही की सीमा को बढ़ाया है और 2014 से पहले की नौकरशाही से जुड़ी पुरानी धारणाओं को एक नया आकार दिया है। इसने सरकारी मशीनरी में पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट बताती है कि ड्रोन फीड और जीपीएस ट्रैकिंग के जरिए तकनीकी संचालित पारदर्शिता रियल टाइम डेटा प्रदान करती है जो त्वरित निर्णय लेने की सुविधा देती है। यानी कि लीडरशिप प्लस टेक्नोलॉजी को कैसे जोड़ के चीज़ों को सही ढंग से क्रियान्वित किया जा सकता है। इससे अधिकारियों को मुद्दों को सक्रियता से हल करने में मदद मिलती है। सड़क, बिजली, रेल, विमान जैसी विविध क्षेत्रों की परियोजनाओं में डिजिटल डैशबोर्ड का उपयोग दिखलाता है कि कैसे एकीकृत तकनीक परियोजना की निगरानी बढ़ सकती है। भ्रष्टाचार का मुकाबला करने में प्रगति अफसरशाही को कम करती है और दुरुपयोग के अवसरों को कम करती है। साथ में यह सुनिश्चित करती है कि संसाधनों का कुशल आवंटन किया जा सके। जनता से मिले जरूरी इनपुट को एक मजबूत फीडबैक लूप के जरिए पुनः इंप्लीमेंट किया जाता है, तो जनता सीधे रूप से गवर्नेंस से जुड़ जाती है। ये सारी पहले जो है कहीं ना कहीं भारत की नौकरशाही के लिए एक अलग चीज़ है और ये दुनिया को भी दुनिया भी इससे सीख सकती है, ऐसा ऑक्सफोर्ड की ये रिपोर्ट कहती है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में यहीं पे अगले जो हमारा वीडियो आएगा योजना का अगला पार्ट जो रहेगा उसमें बायोफ्यूल के बारे में है और पैट योजना के बारे में है, जिसमें क्या था ना कि अगले उस योजना के पार्ट में है, तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में। तब तक मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करिए, शेयर करिए। कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी नमस्कार, धन्यवाद।